हाय स्टूडेंट, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रेप। मैं राहुल सर। आज से हम लूसेंट बुक शुरू करने वाले हैं। एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है वो तो जगदीश सर ने शुरू कर दिया है और जिस हिसाब से आपका रिस्पांस है मुझे बहुत अच्छा लगा। लूसेंट बुक कुछ लोगों के कमेंट आए कि सर इसको भी शुरू किया जाए, तो आप सबके डिमांड पे और मेरा प्लान भी था कि ये ज़रूर करेंगे हम। तो अब से हम लूसेंट की जो बुक है ना उसको पढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, मैं मानता हूँ। पूरी बुक को एक बार स्टडी करना बड़ा बोरिंग हो जाता है, तो हम उसको है ना थोड़ा क्रिस्पी करके आपके लिए डेली लाने का प्लान कर रहे हैं। और ये अनाउंसमेंट मैं आज कर रहा हूँ कि आज के बाद से डेली 8:30 PM यानी रात को 8:30 बजे, 8 से 8:30 एप्टीट्यूड और 8:30 से 9 आपको डेली लूसेंट बुक से इन्फॉर्मेशंस मिलेंगे। तो आपको कुछ करना नहीं है। और हम कोशिश क्या करते हैं ना कि वीडियोस को बहुत बड़ा ना करें कि आप बोर हो जाए सुनते सुनते। आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा कोशिश करेंगे। आधे घंटे से थोड़ा छोटा या थोड़ा बड़ा हो सकता है। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक और अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि जो भी हमारी प्रिपरेशन होगी, जो भी हम प्रिपरेशन करेंगे, आपकी प्रिपरेशन कितनी हुई है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना। यहाँ पढ़ाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके दिमाग में कितना जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। और उसके लिए जो सेकंड अनाउंसमेंट है वो मैं ये करने वाला हूँ कि एवरी संडे हम लाइव आएंगे। वो टाइम चेंज हो सकता है, जैसे अब जो अगला संडे आ रहा है उसमें शायद टाइम अलग हो, तो उसके बाद के जो अगले संडे में हो थोड़ा टाइम अलग हो, क्योंकि टाइम स्लॉट्स अभी थोड़े मेरे फ्री नहीं है संडे वाले। तो उसमें मैं कोशिश करूँगा कि जो हमारे जो इन बिटवीन लेक्चर्स चलते रहेंगे ना उसमें मैं आपसे बता दूंगा कि संडे को किस दिन क्विज करेंगे हम। अच्छा सर क्विज तो कराओगे तो मैं आऊँ क्यों, है ना। विदाउट रीज़न तो कोई क्विज में आने वाला नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं आपको एक लालच दूं, और वो लालच ये होगा कि अगर आपने संडे के क्विज में अच्छा परफॉर्म किया, सारे आंसर्स करेक्ट किए, तो एक स्टूडेंट को हमारे एंड से हम लूसेंट बुक फ्री में देंगे, हमारे एंड से। ओके, आपके घर पे डिलीवर्ड होगा। उसके प्रोसीजर्स क्या होंगे, ये क्या होगा, वो क्या होगा, धीरे धीरे हम बात करते रहेंगे, ठीक है। सो आपकी नोटबुक निकाल लीजिए, नोट्स बनाते हुए चलिए। और लूसेंट पढ़ना कैसे है मैं सिखाता रहूँगा, करना किस तरीके से है सब कुछ बताता रहूँगा। लूसेंट, जितने लोग नहीं जानते कि लूसेंट बुक क्या होती है, ये उनके लिए है। लूसेंट बुक अगर जीके की बात की जाए, है ना, जनरल नॉलेज की अगर बात की जाए, तो लूसेंट ने इतनी अच्छे तरीके से उसको क्रिस्पी वे में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम चीज़ों को मिनिमम प्लेस में रखा गया है, ठीक है। लूसेंट की बुक होती है, बहुत ही ऑसम बुक है और हर कोई रिकमेंड करेगा। अगर कोई रिकमेंड नहीं कर रहा है यार तो मुझे समझ में नहीं आता क्यों, लेकिन वो बहुत अच्छी बुक है। उसमें मतलब इतनी क्रिस्पी वे से दिया गया है, अदरवाइज गूगल करते रहोगे तो परेशान हो जाओगे उतना डेटा निकालने के लिए। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी बातें। लेक्चर शुरू करते हैं और आज अपना पहला दिन है। मैं शुरू करूँगा आज इतिहास से। आज शुरुआत करेंगे हम इतिहास से, तो मेरे साथ बने रहो, संडे आते रहो, क्विज करते रहो और उस क्विज में लूसेंट बुक लेते जाओ यार, हम देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। चलो ओके, तो हम शुरू करेंगे भारत के इतिहास से। ओके, हिस्ट्री की शुरुआत हो रही है और भारत के इतिहास से हम शुरू करेंगे। पेज नंबर 1 लूसेंट में भी यही मिलेगा आपको। तो भारत के अगर इतिहास की बात करें तो भारत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। उत्तर और दक्षिण की अगर बात करें तो उत्तर में तो हिमालय पर्वत आ जाता है अपने पास, उत्तर में सर हिमालय, और दक्षिण में ये समुद्र है ना, नीचे समुद्र है पूरा। अगर हमारे साउथ की बात करें पूरा, जैसे महाराष्ट्र के बाद अगर नीचे आ जाएं तो कर्नाटका, उसके बाद यहाँ रामेश्वरम नीचे, तो सब वहाँ पे समुद्र है। इस साइड अगर चले जाए तो उड़ीसा, तो दक्षिण साइड में सब कुछ अपने समुद्र तक फैला हुआ है। और हमने शुरुआत मतलब अगर उत्तर देखें तो वो हिमालय से की हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको ये पता हो कि उत्तर में क्या है और दक्षिण में क्या है। दूसरी होती है कि भारत जो है इसे महाकाव्य और पुराणों में किस नाम से जाना जाता था। हमारा जो इंडिया है आज भारत है, उसे पहले भारतवर्ष के नाम से जाना जाता था। जो भी हमारे महाकाव्य है या पुराण है, अगर उसमें आप देखोगे तो हमें भारतवर्ष आपको एक शब्द मिलेगा। और इसके बाद अब हम आ जाते हैं कि उत्पत्ति कैसे हुई, है ना। इतिहास में ये बहुत इंपॉर्टेंट। अब आप धीरे धीरे ये लर्न करेंगे ना, मैं आपसे अच्छे से मैं कोशिश करूँगा कि हम ऐसे शेयर भी करें कि कनेक्ट रह पाओ ज़्यादा समय तक। तो बात कर लेते हैं कि अब हिंदू वर्ड या हिंदुस्तान वर्ड या हिंदुस्तान, हिंदू, इंडिया, ये सब कहाँ से आया। तो 1 बाय 1 करके देख लेते हैं। जो ईरानी लोग थे, ईरानी लोगों ने क्या किया, सिंधु नदी पड़ती है अपने उत्तर साइड में, है ना, वहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं, बट उनमें से जो सिंधु नदी है ना, उस नाम से ईरानी लोगों ने हमें पहचानना शुरू किया, सिंधु नदी। तो होता कुछ यूँ है, देखो कि मान लेते हैं 10 लोग हैं, है ना, तो ये प्रैक्टिकली भी प्रूफ हुआ है कि पहले आदमी
को अगर आपने कोई बात बताई और आपने बोला कि दूसरे को ट्रांसफ़र करना है, मान लेते बहुत बड़ी बात है, तो बिल्कुल एज इट इज़ वो नहीं ट्रांसफ़र करता, थोड़ी गलतियां करता है, फिर तीसरा थोड़ी और गलतियां करेगा, चौथा थोड़ी और, मतलब वो पहले आदमी से 10वें आदमी तक जाने तक वो बात है ना कुछ अलग ही हो जाती है। तो यहाँ पे भी कुछ वैसा ही हुआ। इन्होंने हमें सिंधु नदी से पहचानना तो शुरू किया, सिंधु नदी से इन्होंने हमें पहचानना तो शुरू किया, बट पश्चिम में जब ये वर्ड सिंधु 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 जाने लगा ना, सिंधु, कुछ लोगों ने बोला तो सिंधु, बट कुछ लोगों ने सुना हिंदू। समझ में आ रहा है? ये होता है इतिहास। इतिहास से ये सीखने मिलेगा कि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति गलत सुन लेने या गलत बोल देने से हो गई है। हम लोग तो आज इतने मतलब स्ट्रिक होते हैं, भैया तूने प्रोनाउंसिएशन गलत किया, ये किया वो किया, भैया ऐसा कुछ नहीं है, डोंट वरी। नए शब्दों की उत्पत्ति तभी होगी जब थोड़ी गलतियाँ होंगी। तो यहाँ पे भी वही हुआ, लोगों ने सिंधु बोला, सिंधु बोला, सिंधु बोला, बट जब वो पश्चिमी देशों तक फैला, पश्चिमी देशों तक जब वो फैला तो सिंधु सिंधु हिंदू, समझ में आ रहा है कैसे त्रुटियाँ हो जाती हैं, सिंधु हिंदू, सिर्फ दू बचा रह गया और आगे का वर्ड उन्होंने गलत सुन लिया। तो इस तरीके से वर्ड का जो निर्माण हुआ वो हुआ हिंदू। समझ में आ गया? अब चलते हैं यूनानी लोगों के पास। यूनानी लोग हमें इंदे नाम से मतलब जानने लगे, इंदे, ओके। जैसे अभी बोले सिंधु सिंधु सिंधु, तो कुछ लोगों ने तो पश्चिम लोगों ने तो उसको हिंदू पकड़ लिया, ठीक है, पश्चिम लोगों को हिंदू सुनाई दिया, लेकिन जो ये यूनानी लोग थे उन्हें इंद सुनाई दिया, सिंधु इंद, और वैसा कुछ। तो भाई साहब उन्होंने हमें इंदे कहना शुरू कर दिया। अरब के लोगों का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अरब लोग नहीं सिर्फ इंद से हिंद सुन लिया, ठीक है। सिंधु वर्ड से कितनी गलतियां हुई है देखो, अलग अलग लोगों ने अलग अलग उसको सुन लिया है। तो सिंधु से फिर अरब लोगों ने इसे हिंद सुन लिया, सिंधु हिंद, सिंध हिंद। तो इस तरीके से भैया उत्पत्ति हो गई है हिंद की, इंदे की और हिंदू की। अच्छा सर, इंदे तो बहुत फेमस नहीं है, इंदे बहुत फेमस है, अभी मैं नीचे बताता हूँ कैसे। अगर बात करें मध्यकाल में, जैसे कि जब हम इतिहास को पढ़ेंगे तो इतिहास को तो मेजरली 3 पार्ट में बांटा गया है। पहला जो होता है वो प्राचीन भारत होगा, दूसरा मध्यकालीन और तीसरा हो जाएगा अपना अभी का आधुनिक भारत। तो जो मध्यकालीन भारत का जो बड़ा सा सेक्शन है उसमें ये ध्यान रखिए कि हमें हिंदुस्तान, हिंदुस्तान मेरी जान, हिंदुस्तान से हमें पहचाना जाने लगा था। और भी डिस्कशन थोड़े थोड़े करते हैं। अब बात कर लेते हैं इस इंदे का आगे क्या हुआ। अब अंग्रेज आए, अब पिक्चर में अंग्रेज आने वाले हैं। तो अब अंग्रेजों से क्या हो गया कि अंग्रेजों ने इंदे को आधार लिया, इंदे इंदे इंदे, और इससे इन्होंने इसको इंडिया बना दिया। समझ में आ रहा है? जब ट्रांसफ़र होता है ना लैंग्वेज, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जब कोई चीज़ें जाती हैं तो उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है ना। ये तो संसार का नियम है भाई, एज इट इज़ वो चीज़ नहीं रहेगी, अदरवाइज इतिहास कभी बनेगा ही नहीं। अगर हमारे जो पूर्वज थे, जो चीज़ वो मानते थे या जो चीज़ वो करते थे वही सेम टू सेम हम रिपीट करते रहें तो भैया हमारा जो आज का जनरेशन है उसका तो कोई इतिहास ही नहीं होगा। तो थोड़े बहुत बदलाव भगवान ने ऐसे कर दिया कि भाई थोड़े बहुत बदलाव ऐसे ही हो जाएंगे। तुम कुछ भी बोलो, सामने वाला गलत सुन के उसको ट्रांसफ़र कर लेगा। तो ये हुई सिंधु नदी, जो आप कह सकते हो हमारी जान थी। सिंधु नदी ने हमें हिंदू, इंदे, हिंदुस्तान और इंडिया, इतने सारे नामों का हमें मतलब उत्पत्ति दे दी, इतने सारे नामों की। आई होप सब समझ में आ रहा है। सब समझ में आ रहा है तो जस्ट लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। डेली 8:30 बजे अपने फ्रेंड से शेयर कर देना। मुझे पता है अगर आपका कोई कंपटीटर है तो उससे तो नहीं चाहोगे कि अच्छी बात पहुँचे, बट यार थोड़ी नैतिकता रखो अपने अंदर, सेंड कर दो। अब आगे बात करते हैं। अब इंडिया के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, और वो ये है, अगला जो टॉपिक है उसी से रिलेटेड है कि ये बता दीजिए, अगर एक गुजराती बात कर रहे हैं तो क्या एक उत्तर भारतीय, ओके, उत्तर प्रदेश का कोई एक व्यक्ति है, अगर उस गुजराती को सुन रहा है तो उसे कुछ समझ में आएगा? तो आप कहोगे हाँ सर थोड़ा बहुत समझ में आएगा, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा बहुत ज़रूर समझ आएगा। अच्छा, अगर बंगाली की बात कर ले, है ना, बंगाली लैंग्वेज जो है उत्तर प्रदेश वाले को समझ में आएगी, ज़रूर समझ में आ जाएगी, थोड़ी बहुत समझ। मध्य प्रदेश तो प्योर हिंदी है, शान है अपने देश के बीच में। तो ये जो लैंग्वेजेस हैं, कुछ लैंग्वेजेस तो ऐसे हैं जो एक दूसरे को समझते हैं, है ना, मतलब पूरा ऊपर से बाउंस हो के नहीं जाता, नंबर 1। नंबर 2 बात कर लेते हैं। अगर हम नीचे चले जाए दक्षिण की ओर, जैसे तमिल हो गए, तेलुगु हो गए, कन्नड़ा हो गए, तो ये सारे जो लैंग्वेज के पर्सन हैं
वो आपस में थोड़ा थोड़ा एक दूसरे की लैंग्वेज को समझेंगे, लेकिन अगर गुजराती वो सुन लें तो पूरा बाउंस हो जाएगा, हिंदी सुन लें पूरा बाउंस हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा है? दो पार्ट्स में हम लोग बटे हुए हैं, वैसे तो हम बहुत सारे पार्ट्स में बटे हुए हैं, हमारी खूबसूरती ही वही है, पर ध्यान ये रखना है कि उत्तर वाले और दक्षिण वाले में शायद कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस है ना। दक्षिण की जो लैंग्वेजेस है आपस में थोड़ी बहुत सिमिलर है, उत्तर की जो है वो आपस में थोड़ी बहुत सिमिलर है ना। बट अगर बात कर लें दक्षिण से उत्तर और उत्तर से दक्षिण तो कुछ होता ही नहीं, समझ में आता नहीं। तो उसका मैं आपको अब रीज़न दे रहा हूँ। तो उत्तर भारत, ओके, उत्तर भारत जो है ना ये यूरोपियन परिवार से बना हुआ है, मतलब यूरोप के लोग आए और उनकी भाषाएं वहाँ पे मतलब ली गई, उनसे नई नई भाषाओं का जन्म हुआ जिन्हें आर्यंस कहा जाता है ना। तो उत्तर भारत में ये सारे लोग थे, इनकी जो लैंग्वेजेस बनी ना थोड़ी बहुत सिमिलर थी, इसलिए क्योंकि इनका जो मेन था, मतलब जो मेन हेड है वो तो यूरोपियन परिवार है, तो यूरोपियन से जितनी भी लैंग्वेजेस निकलनी शुरू हुई वो उत्तर भारत में फैल गई। तो उत्तर भारत में सारी फैली तो वो जस्ट सिमिलर थी। अगर दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में द्रविडियन परिवार आता है, द्रविडियंस लोग है ना। तो द्रविडियंस जो थे उन द्रविडियंस की वजह से उत्पत्ति हुई आगे चल के, मतलब आप बात कर लो जैसे कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम, तो ये जो दक्षिण की लैंग्वेजेस है वो द्रविडियंस है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि यूरोपियन परिवार और द्रविडियन परिवार मेजरली डिवाइड आप कर सकते हो उत्तर में और दक्षिण में। तो इसीलिए ये लैंग्वेजेस, और अब समझ में आया आपको क्यों साउथ इंडियन के अगर दो पर्सन बात करें तो एक वर्ड भी उसमें नहीं समझता है, और उत्तर के ही लोग बात करें तो कुछ तो समझ में आ ही जाता है, भले ही बोल ना पाए, समझ ना पाए। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, मैं ऐसा मान रहा हूँ। नोट्स बनते हुए चल रहा है, ठीक है। तो नोट्स बनाते हुए चलिए, सुन भी लेंगे तो अच्छा है। और ओके, एक काम कर लेते हैं, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, आप एक स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं बहुत गंदा कर दूंगा ब्लैक बोर्ड को जल्दी। ओके, चलो, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मुझे पहले ही दे देना चाहिए था आपको टाइम, तो आप जब मैं शुरू कर रहा था तभी आप ले लीजिएगा। ओके, आई होप ये समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो जस्ट लाइक कर दो। डेली 8:30 को हम आएंगे, लूसेंट पूरा मैं कंप्लीट करूँगा, और इसको करने में मज़ा तब आता है ना जब लाइक्स मिलते रहते हैं, आप शेयर करते हो अपने फ्रेंड से, और प्रोफेशनलिज्म वे में हम आपको इसको रिप्रेजेंट करते रहेंगे, कुछ भी रैंडमनेस नहीं होगी, तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसकी श्योरिटी मेरे इनसे। अब बात कर लेते हैं भारत की जो जनसंख्या है, भारत में जो लोग हैं, भारत में जो लोग हैं उनमें किन किन लोगों का इंक्लूजन है ना। पहले कुछ लोग हुए होंगे, फिर उनसे चीज़ें बढ़ती चली गई। तो ये आप देख लीजिए हमारी जनसंख्या में प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ये थोड़े डेंजरस नाम है बट एक दो बार आप रीड कर लेंगे तो समझ जाएंगे। देन पैलियो, मेडिटेरेनियन, ये याद रखिए। देन काकेशायड, देन नीग्रोआयड और मंगोलायड। इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन मैं नहीं करूँगा, बट सिर्फ आप याद रखिए कि हमारी जो जनसंख्या है इसमें बहुत पुराने, अगर पीछे 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 चलते हुए जाओगे तो आप इन सबको पा जाओगे। ये उत्पत्ति इन्हीं से उत्पत्ति हुई है हमारी जनसंख्या की। आई होप पहला सेक्शन समझ में आ गया। चले आगे मूव करें, छोटा सा 10 सेकेंड का ब्रेक, उसके बाद हम शुरू करते हैं इसको और आगे। चलिए, अब अगली बात होगी भारतीय इतिहास। अब इतिहास को थोड़ा डिटेल करते हैं। अब तो हमने देखा कि जो भारत है वो बना कैसे, कौन कौन लोग उसमें इंक्लूडेड हैं, उत्तर भारतीय और दक्षिण भारतीयों की भाषाएं क्यों नहीं समझ में आती एक दूसरे को, हमारी उत्पत्ति किन किन लोगों से हुई। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर पूरा इतिहास मुझे पढ़ना हो तो किस तरीके से जाना है। रैंडमली आप पढ़ो, देखो डिफ़िकल्टी कब हो जाती है ना, जब हम रैंडमली कुछ भी पढ़ें। कभी पढ़ लिया औरंगजेब, फिर पढ़ लिया शाहजहाँ के बारे में पढ़ लिया, फिर मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ लिया। तो ऐसा रैंडमनेस पढ़ने से प्रॉब्लम ये हो जाती है ना कि मतलब माइंड में ना जब आप एकदम स्ट्रीमलाइन करके रखोगे ना तभी जाके सब चीज़ें मिलेंगी। जैसे मान लेते हैं कि गवर्नमेंट दफ्तर में आप गए और 1000 साल पुराना कोई डॉक्यूमेंट निकालना है। अगर गवर्नमेंट दफ्तर में रैंडमली कहीं भी कुछ फेंका जाए, मतलब रखा गया है, तो उसे ढूंढने में कितनी तकलीफ होगी। लेकिन अगर आपने सिस्टमैटिक रखा हुआ है कि एस नाम के लोगों का ये फोल्डर होगा, बी नाम के लोगों का ये, मतलब अगर आपने सिस्टमेटिकली सब रखा हुआ है, 1990 से पहले की सारी फाइलें यहाँ होंगी, उसके बाद की फाइलें यहाँ होंगी, तो कितना ईजी हो जाता है ना, ढूंढने में भी, किसी को बताने में भी, ट्रांसफ़र करने में भी। तो इसी तरीके से इतिहास को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया गया सबसे पहले, और इसे जिसने डिवाइड किया, जिसको ये समझ में आया, वो थे जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस। ओके, क्रिस्टोफर सेलियरस ने क्या काम किया, इन्होंने कहा भैया अगर इतिहास को रैंडमली अगर बताते
बताने का अगर रिवाज हमने रख दिया ना, तो आगे चल के इतिहास बर्बाद हो जाएगा, किसी को समझ में नहीं आएगा। और इसकी ज़रूरत तो है ना, कुछ कुछ चीज़ें इतिहास से पढ़ लो तो ज़्यादा बेटर है, बार बार क्यों रिपीट करना उन चीज़ों को। तो इन्होंने इसे डिवाइड किया, प्राचीन भारत, ओके, इन्होंने कहा कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, इन 3 सेक्शंस में हम भारत के इतिहास को डिवाइड कर देते हैं, इन 3 सेक्शन में। और इनको जब उन्होंने डिवाइड किया तो टाइम के हिसाब से डिवाइड किया, बहुत ध्यान रखिएगा कि समय के हिसाब से उन्होंने इसको डिवाइड किया, है ना। मतलब एक कुछ समय है, उससे पहले की चीज़ों को उन्होंने प्राचीन भारत में रख दिया, वो आगे हम देखेंगे। मध्यकालीन भारत में एक समय स्लॉट को रख दिया गया, और आधुनिक भारत जो अभी का चल रहा है उसको लास्ट में रख दिया गया। तो उन्होंने टाइम स्लॉट्स में इन चीज़ों को डिवाइड किया, है ना। तो भारतीय इतिहास को इन भागों में बांटा गया है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो समय होता है, समय में तो इसको डिवाइड कर दिया गया है सर, बट समय के बारे में भी तो पता होना चाहिए। बहुत से लोगों को ईसा पूर्व, ईसवी में डिफरेंस नहीं पता होगा, बहुत से लोगों को बीसी और एडी में डिफरेंस नहीं पता होगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 215 बीसी और 215 एडी, तो आपको पता है ये दोनों में डिफरेंस क्या है। कुछ लोग कहेंगे सर मुझे पता है, वेल एंड गुड अगर आपको पता है। कुछ लोग कहेंगे नहीं सर ये मुझे हिंदी में अच्छा पड़ता है, इंग्लिश में डिफ़िकल्टी होती है तो हिंदी में ले लेते हैं। 215 ईसा पूर्व, ओके, और यहाँ ले लेते हैं 200 पूर्व ईसवी, है ना। अब क्या आप कर पा रहे हो? कोई दिक्कत नहीं, ये नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में भी आ रहा है तो इट्स ओके, वेरी गुड। और अगर ये दोनों ही नहीं आता तो अब उसका मैं डिस्कशन आपसे कर लेता हूँ कि ये होता क्या है, मतलब टाइम के बारे में भी तो थोड़ा जान लो। तो जो टाइम होता है आज के समय पर, बहुत सारे लोगों के अपने अपने कैलेंडर से, हिंदुओं का एक कैलेंडर है, मतलब फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर है, और भी बहुत सारे लोग हैं उनका अपना अपना कैलेंडर है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा हावी है सारे कैलेंडर्स पे, जो यूनिवर्सली ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, इवन हम भी आज जिसको सबसे ज़्यादा फॉलो करते हैं, वो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ओके। इसे आप ईसाई कैलेंडर भी बोल सकते हैं या जूलियन कैलेंडर भी बोल सकते हैं। तो ये कैलेंडर आज बहुत ज़्यादा फेमस है, और हम मतलब इस आम चलन में जब ये कोई चीज़ आ जाती है, एक्सेप्ट हो जाती है, तो वो फेमस हो जाती है। जैसे अगर मैं आपको कहूँ 1 जनवरी, तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। शुक्ल पद मैं बोलूँ, जैसे शुक्ल पद, भाद्रपद, तो ये तो आप बोलोगे सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब जो हमारा जो आधुनिक भारत है वो इन सब चीज़ों को थोड़ा छोड़ता हुआ जा रहा है, तो फेमस अभी ये है, तो ये बोलोगे तो ज़्यादा समझ में आता है। न्यू ईयर कब कंप्लीट हो रहा है, आ रहा है, हम सब यही फॉलो करते हैं ना 1 जनवरी को। हमारा हिंदू कैलेंडर के हिसाब से तो वो न्यू ईयर नहीं होता 1 जनवरी, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो अब आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जानना कि ईसा पूर्व और ईसवी क्या होता है ना, क्योंकि ग्रेगोरियन जो कैलेंडर है इसके लिए इम्पॉर्टेंट है वो। तो पहले तो नोट्स में लिख लीजिए, इसे ईसाई एंड जूलियन कैलेंडर भी कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि वर्तमान समय में ये जो कैलेंडर इतना फेमस है, इसका बेस किसे माना गया है। तो इसका जो बेस है ईसाई, जैसे इसमें आप देखो कि एक वर्ड है ईसाई, या फिर आप यहाँ बोल सकते हो ईसा पूर्व, है ना। तो इस वर्ड दिख रहा होगा आपको, ईसा ईस, तो ये ईसाई धर्म गुरु थे, सब हर कोई जानता ही होगा, ईसा मसीह, इसलिए ईसा वर्ड छुपा हुआ हिंदी में भी, ईसवी और ईसा। सो ईसा मसीह के जन्म को ये 0 कंसीडर करते हैं। ईसा मसीह का जो जन्म है उसे 0 कंसीडर किया जाता है। मतलब मान लेते हैं जैसे मान लेते हैं कि 2020 में अगर जन्म हुआ है उनका, तो 2020 के बाद से उन्होंने उसको शुरू कर दिया। जैसे 2021 पहला साल हो जाएगा, 2022 दूसरा साल हो जाएगा। लेकिन अगर इसके हम पीछे चले जाएं, है ना, 2019 में, तो 1 साल पहले, अब इसको बोलने में तो तकलीफ होगी, 1 साल बाद, 1 साल पहले, इस तरीके से बोल रहा हूँ, ईसा मसीह के 1 साल पूर्व, ईसा मसीह के 1 साल बाद। तो कैलेंडर, मतलब आप समझ रहे हो ना, अगर उनका जन्म यहाँ हुआ है तो इससे बाद में जो चीज़ें हुई हैं मानते हैं, लेकिन उससे पहले भी तो बहुत सारी चीज़ें हुई होंगी। तो इनको डिवाइड कर दिया गया 2 पार्ट्स में। नंबर 1, बिफोर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह को BC दिया गया है, BC, बिफोर, बी स्टैंड फॉर बिफोर। तो यानी BC अगर कभी लग गया, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से 215 साल पहले, ओके, ईसा पूर्व, या फिर आप इंग्लिश में बोलोगे तो बिफोर क्राइस्ट, है ना, बिफोर। तो ये BC हो गया। जैसे एग्जांपल एक ले लेते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध के बारे में, ऐसा अगर आप महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे तो 1563 ईसा पूर्व शब्द मिलेगा। यानी कि ये जो इनके जो धर्मगुरु ईसा मसीह थे उनसे भी पहले 563 साल पहले आए हुए थे वो। ठीक है, समझ में आ रहा है आई होप। और ईसा मसीह के बाद को ईसवी सन कहा जाता है।
इसके बाद के सन ईसवी सन कहा जाता है, या फिर अगर इंग्लिश में बात करें तो इसे एडी कहते हैं। और एडी का जो रियल मतलब होता है एनो डोमिनी, ये एक लैटिन वर्ड है, समझ में नहीं आएगा। तो एनो डोमिनी का जो रियल मीनिंग होती है वो मीनिंग होती है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस, ठीक है। इसके बाद लॉर्ड जीसस के समय के बाद के समय को हम एडी से बुलाते हैं, यानी जैसे कुछ बच्चे मुझे बताते हैं कि सर मैं इसको आफ्टर वर्ड से याद रखता हूँ, आफ्टर, है ना। सो आप याद रख सकते हैं बिफोर आफ्टर, बिफोर आफ्टर, बी फॉर बिफोर, ए फॉर आफ्टर, बट इसकी मीनिंग एनो डोमिनी होती है। आई होप ये समझ में आ गया। सो इसी तरीके से आपको ब्रेक डाउन्स करके रखने हैं और ध्यान में रखना है कि समय के पहले एंड समय के बाद की चीज़ों को कैसे रखेंगे। आई होप ये लेक्चर समझ में आ गया और मैं आज अपने इस लेक्चर को यहीं पर करता हूँ कंप्लीट। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। जस्ट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और संडे ज़रूर मिलना। जितने भी लेक्चर्स में, मतलब ये जो लेक्चर्स में चल रहा है इसी बेस पे क्वेश्चन होगा, और लूसेंट बुक आपके हाथ में भी हो सकती है अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया। सो दिस इज़ राहुल सर, और अब मैं आपसे लेता हूँ विदा क्योंकि समय हो चुका है मेरा। अब कल मिलेंगे 8:30 बजे। थैंक यू वेरी मच।